हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय अनदर लेक्चर ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो आज हम बात करेंगे क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस के बारे में। ठीक है, क्रोनिक का मतलब आपको क्या समझ में आता है? जैसा मैंने पहले भी बताया था कि अगर ये वर्ड किसी भी डिसीज़ के आगे लगा है तो इसका मतलब होता है कि वो डिसीज़ प्रोग्रेसिव है, इरिवर्सिबल है, साथ ही साथ काफ़ी लंबे समय से होती आ रही है। पैनक्रियाटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज। इसमें जो हमारा पैनक्रियाज होता है इसका इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। तो क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस का मतलब होता है ये एक ऐसी डिसीज़ कंडीशन है जिसमें जो हमारा पैनक्रियाज है उसका इन्फ्लामेशन होता है, जो कि प्रोग्रेसिव तरीके से होता है, इरिवर्सिबल होता है, और साथ ही साथ इसमें हमें फाइब्रोसिस भी देखने को मिलता है। ठीक है, इस कंडीशन में हमारा एक्सोक्राइन पार्ट और इंडोक्राइन पार्ट दोनों ही पार्ट का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट हमारा नॉर्मल रहेगा, एक पार्ट अफेक्टेड रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें परमानेंट लॉस होता है ऑफ पैनक्रियाटिक फंक्शन। अब आप यही देखो कि ये जो हमारा पैनक्रियाज है ये काफ़ी लंबे समय से अफेक्टेड है। ठीक है, अब इसमें फाइब्रोसिस भी देखने को मिल रहा है, इसमें एनाटॉमिकल चेंजेस भी आए हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी आए, तो ये अपना काम अच्छे से कैसे कर पाएगा? काम नहीं कर पाएगा ना। तो इसका जो पैनक्रियाटिक फंक्शन होता है वो लॉस हो जाता है। अब हम देखते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। तो जो क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस है इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है अल्कोहल। ठीक है, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन करता है तो उसमें ये कंडीशन हो सकती है। अल्कोहल बेसिकली क्या करता है, दो तरीके से काम करता है। सबसे पहले तो जो डक्टल एपिथेलियल सेल्स होती हैं उनको ये अफेक्ट करता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो बाइकार्बोनेट आयंस होती हैं उनका सिक्रेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जितने भी सिक्रेशंस होते हैं, पैनक्रियाटिक सिक्रेशंस, वो सारे विस्कस हो जाते हैं। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि विस्कस हो गए, थिक हो गए, तो इसकी वजह से अफेक्ट क्या आ रहा है, पैनक्रियाटाइटिस कैसे हो रहा है? जैसा कि मैंने आपको एक्यूट कंडीशन में बताया था पैनक्रियाटाइटिस में कि क्या होता है, इसमें ऑटो डाइजेशन होता है। मतलब जो खुद के पैनक्रियाज के एंजाइम्स हैं ना, ये खुद पैनक्रियाज को ही अफेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये प्री मैच्योरली एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब इनको एक्टिवेट होना था इंटेस्टाइन में जाके, लेकिन ये पैनक्रियाज में ही एक्टिवेट हो गए। अब पैनक्रियाज को ही ये किल कर रहे हैं, मार रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब हमारी सिक्रीशंस जो हैं वो विस्कस हो जाते हैं तो उनकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है, क्योंकि वो थिक हो गए ना, गाढ़े हो गए, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे। उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो हमारी डक्ट है, पैनक्रियाटिक डक्ट है, वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो वहाँ की सेल्स हैं, एसिनार सेल्स हो गई या डक्टल सेल्स हो गई, ये डैमेज होने लगती हैं। इस डैमेज की वजह से क्या होता है, जो ट्रिप्सिन वगैरह होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ऑटो डाइजेशन करने लगते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, अल्कोहल हमारा ये कंडीशन करा सकता है। ठीक है, दूसरा ये होता है कि ये क्या करता है, ये साइटोकाइन का रिलीज़ करवा देता है। साइटोकाइन आपको पता ही है कि ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर होता है, जो कि न्यूट्रोफिल्स को वो करवाएगा, रिलीज़ करवाएगा, जो और न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगी, इन्फ्लामेशन करा देंगी। फिर हमारा ये सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से भी क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। ये बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अगर किसी को एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है, उसने ट्रीट नहीं किया अच्छे से, तो अल्टीमेटली वो हमारा क्रोनिक में कन्वर्ट हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है। मैंने आपको बताया ही है कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कैसे होगा। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से हो सकता है, हाइपर कैल्सीमिया की वजह से हो सकता है। हाइपर कैल्सीमिया में बेसिकली क्या होता है, कैल्शियम आयन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ये कैल्शियम आयन ट्रिप्सिन से बाइंड करती हैं और उसको एक्टिवेट कर देती हैं, प्री मैच्योर एक्टिवेशन कर देती हैं। मतलब पैनक्रियाज में ही ट्रिप्सिन को एक्टिवेट कर देती हैं, जिसकी वजह से ऑटो डाइजेशन होने लगता है। इडियोपैथिक भी हो सकता है, मतलब अननोन कॉज भी हो सकता है, जो कि हमें नहीं पता है। तो अब हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो सबसे पहले पेशेंट को पेन होगा, पेन देखने को मिलेगा। एब्डोमिनल फुलनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि फूड अच्छे से डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है तो उसको लगेगा कि मेरा पेट भरा हुआ है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, क्योंकि फूड जो है वो एज इट इज़ पड़ा है, डाइजेस्ट तो हो नहीं रहा है। स्टेटोरिया देखने को मिलेगा। इसका भी वही रीज़न है कि फूड में जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, लाइक फैट हो गया, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। स्टेटोरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे स्टूल में फ़ैट का अमाउंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो फैट इसलिए हमारे स्टूल में आ रहा है क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि एंजाइम्स अपना काम ही नहीं कर रहे हैं ना। एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, वो पैनक्रियाज को डाइजेस्ट करने में लगे हुए हैं। गैस देखने को मिलेगा, फ्लैटुलेंस देखने को मिलेगा, माल नरिशमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि फूड से हमें कोई भी न्यूट्रिशन तो मिल नहीं रहे हैं, इसीलिए हमें वेट लॉस भी देखने को मिलेगा। प्रोटीन और फैट भी डिक्रीज़ देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। तरह तरह की पेशेंट में डेफिशिएंसीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई के, इसकी डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है, डायरिया देखने को मिलेगा और हाइपरग्लाइसीमिया भी देखने को मिल सकता है।
क्योंकि पैनक्रियाटिक टिश्यू का डाइजेशन हो रहा है, इसलिए हाइपरग्लाइसीमिया। अब हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की। तो सबसे पहले हम लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे। इसमें हम सीरम अमाइलेज देख सकते हैं, सीरम लाइपेज देख सकते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये वो एंजाइम होते हैं जब पैनक्रियाज में कोई भी डैमेज होता है तो तब इनका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। इनको हम पैनक्रियाटिक एंजाइम्स भी बोलते हैं और ये हमें हेल्प करते हैं टू डिटेक्ट एनी टाइप ऑफ पैनक्रियाटिक डैमेज। ठीक है। ब्लड ग्लूकोज हमें बढ़ा हुआ दिख सकता है। स्टूल फैट एनालिसिस करेंगे, इसमें हमें स्टेटोरिया देखने को मिलेगा। इमेजिंग स्टडीज़ कर सकते हैं, इसमें हम USG, CT स्कैन, MRI, ERCP कर सकते हैं। अगर हम USG करेंगे तो हमें कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि हाइपर कैल्सीमिया था ना, उसकी वजह से भी क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस हो रहा था। CT स्कैन करेंगे तो इसमें हमें फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा। मैंने शुरू में ही बताया था ना, जो पैनक्रियाज है उसका एनाटॉमिकल चेंजेस आएंगे, फाइब्रोसिस हो जाएगा उसमें। MRI भी कर सकते हैं, इसमें हमें डक्टल चेंजेस पता चलेंगे, जैसे जो भी पैनक्रियाटिक डक्ट है उसमें क्या क्या अफेक्ट्स आ रहे हैं वो सारे हमें MRI से पता चल जाएंगे। और हम ERCP भी कर सकते हैं। ठीक है। ERCP क्या बताया था मैंने? इंडोस्कोपिक रेट्रोगेट कोलिंजियोपैनक्रियाटोग्राफी। ठीक है। अदर टेस्ट में हम बात करें तो हम LFT कर सकते हैं, RFT कर सकते हैं एंड CBC कर सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम कॉज को ट्रीट करेंगे। अगर हाइपर कैल्सीमिया की वजह से हो रहा है तो हम उसको कम करेंगे। अल्कोहल की वजह से हो रहा है तो अल्कोहल बंद करवाएंगे, या और किसी रीज़न की वजह से हो रहा है तो उसको हम ख़त्म करेंगे। ठीक है। सबसे पहला काम होता है हमारा कि हम कॉज को ट्रीट करेंगे। फिर हम PPI दे सकते हैं, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। ठीक है। एंटी एमेटिक दे सकते हैं अगर पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग हो रही है, क्योंकि उसका खाना सारा पेट में भरा पड़ा है ना, तो वो रिफ्लक्स होगा, ऊपर की तरफ आएगा एज अ वॉमिटिंग, तो हम एंटी एमेटिक दे सकते हैं। एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं फॉर पेन, एंटी स्पास्मोडिक भी दे सकते हैं। ठीक है। ये हमारे जो गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस हैं इनको कम करेगा। मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स दे सकते हैं क्योंकि विटामिन की डेफिशिएंसीज हो रही थी। इंसुलिन देंगे क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा था। इसका हमने ज़्यादा डिटेल मैनेजमेंट नहीं देखा है, क्योंकि क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो बस आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। अब देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो हमारा काम होता है कि हम पेशेंट को अच्छे से असेस करें। ठीक है। तो इसमें हम उसका पेन लेवल असेस करते हैं, उससे पूछेंगे कि आपको कितना पेन हो रहा है, कहाँ पेन हो रहा है, किस चीज़ से बढ़ रहा है, किस चीज़ से घट रहा है। न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करेंगे, स्टूल पैटर्न चेक करेंगे क्योंकि उसको डायरिया हो सकता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल भी चेक करेंगे। इंटरवेंशन में अगर हम बात करें तो असेस करेंगे पेन रेगुलरली, एडमिनिस्टर करेंगे वो सारी मेडिकेशंस जो कि एनाल्जेसिक डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करी हुई हैं। ठीक है। हम उसको पोजीशन देंगे, इसमें हम पेशेंट को सिटिंग पोजीशन दे सकते हैं या फिर फॉरवर्ड लीनिंग पोजीशन दे सकते हैं। पेशेंट को हम लो फैट डाइट देंगे क्योंकि उसका सारा का सारा जो फैट है वो स्टूल में पास हो रहा है। ठीक है। एब्जॉर्ब तो हो नहीं रहा है कुछ। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स देंगे, उसका वेट असेसमेंट करेंगे क्योंकि वेट लॉस हो रहा था इस कंडीशन में पेशेंट को। जितने भी विटामिन सप्लीमेंट्स हैं वो हम एडमिनिस्टर करेंगे जो भी प्रेस्क्राइब्ड हैं, क्योंकि पेशेंट को विटामिन की डेफिशिएंसी भी हो रही थी। ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया के लिए मॉनिटर करेंगे, और अगर उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ा हुआ आएगा तो हम क्या करेंगे, इंसुलिन देंगे। ठीक है। जितना भी प्रेस्क्राइब। पेशेंट एजुकेशन में अगर हम बात करें तो हम पेशेंट से मना करेंगे कि अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है। जो भी मेडिकेशन है, मेडिकेशन अडेरेंस की इम्पोर्टेंस बताएंगे, उसको बोलेंगे कि खुद से ज़्यादा डोज नहीं करना है, कम नहीं करना है, खुद से बंद भी नहीं करना है। ठीक है। और डाइट के बारे में भी काउंसलिंग करेंगे। तो ये था हमारा क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस।